गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 12 जनवरी है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उसे देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिल सके। आप युक्ति आईएएस का ऐप जरूर डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सी सुविधाएं दी जा रही है। मेन सेंसर राइटिंग प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। पीटी प्रीलिम्स फैक्ट आपको चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं और लाभ लेते ही आगे हमारे फैकल्टी से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। टू वे कम्युनिकेशन हमारे यहाँ स्थापित किया गया है। टीचर और स्टूडेंट के बीच संवाद को लगातार हम लोग जारी रखते हैं, वो ताकि उनका मोटिवेशन बना रहे। सामग्रियों के साथ अध्ययन करने के लिए, साथ ही साथ वो जो जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम क्रैक करना उसके लिए उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो उसको हम लोग 24 आवर आप लोग के लिए अवेलेबल कराते हैं। तो इसका ज़रूर लाभ लीजिए आप सभी लोग। पीटी इनसाइट आप लोगों को अपलोड किया जा चुका है तो आप लोग उसे ज़रूर परचेज कर सकते हैं मात्र 199 रुपया में। और आपको यह 12 महीने का पीटी फैक्ट प्रीलिम्स फैक्ट देगा जो टॉप 50 न्यूज़ को प्रत्येक महीने कवर करता है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सीमा के जो चीन सीमा के साथ यथास्थिति बहाल होने तक नहीं घटेगा सैन्य बल, ये बात की जा रही है किनके द्वारा? थल सेना प्रमुख के द्वारा ये बात की जा रही है। जनरल मनोज पांडे जी के द्वारा ये बात की जा रही है। पूर्वी लद्दाख सीमा कहने का मतलब है चीन के साथ जो सीमा साझा होता है उसकी बात हो रही है। जब हम बात करते हैं अपने नक्शे की तो ये जो क्षेत्र है अक्साई चीन क्षेत्र है। और जो पिछले गत वर्ष जिस जहाँ पर हम लोग विवाद हुआ था चीन के भूमि क्षेत्रों के साथ, हमारे भूमि क्षेत्रों के साथ, जिसे हम वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेखा, उस तक जहां हम लोग अप्रैल 2020 की यथास्थिति नहीं प्राप्त कर ले तब तक यह जो भारतीय सेना द्वारा LAC पर जो रखी गई है सेना की टुकड़ी वो वहां पर तैनात रहेगी, ऐसी बात की जा रही है। देखिए मैंने पहले भी न्यूज़ में कवर कर रखा है सारी चीज़ों को, आपको की पॉइंट आप लोग के लिए अपलोड कर रखा है आपको दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस के ऐप में जो पैकेज है उस पर। तो ध्यान रखिएगा, समय आप बचत कीजिए, समय की बचत कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। जो चीज़ें पढ़ाई जा चुकी है उसको क्या करना है, की पॉइंट में जाके देख लेना है क्या है, उससे रिलेटेड न्यूज़ को आपको देख लेना है। समय यहाँ बचेगा तो आप और भी काम कर सकेंगे। तो ध्यान रखिएगा LAC के जब हम चर्चा करते हैं या हम LAC के संदर्भ में या भारतीय सीमाओं के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो बहुत सी सीमा साझा के साथ भारत का विवाद है। जैसे पाकिस्तान के साथ है, अक्साई चीन चीन के साथ है, नेपाल के साथ है, काला पानी लेम्पुदरा जो विवाद है। हम फिर अगर हम इधर आते हैं सिक्किम के क्षेत्र में आते हैं तो कुछ क्षेत्र चीन के, यहाँ पर भूटान के क्षेत्र में जहाँ पर चिकन नेक थ्योरी अपनाया जाता है वहाँ पर विवाद हम लोग देखते हैं। साथ ही अरुणाचल प्रदेश के साथ विवाद हम देखते हैं। तो कहने का मतलब है हमारा जो क्षेत्र है आप यहाँ से ले लीजिए, आप पूर्व आपको उत्तर में पाकिस्तान के साथ, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ, आपको उत्तर में आपको यहाँ पर चेकनिक के सामने भूटान से लगी सीमा के साथ, नेपाल के साथ हमारा यहाँ साझा सीमा विवाद चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश में विवाद चल रहा है चीन के साथ। तो हमारा जो ये क्षेत्र जो है पूरा यहाँ से लेकर इस क्षेत्र तक, हम पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो क्षेत्र है वहाँ पर ध्यान रखिएगा हमारे सीमा विवाद लगातार होते रहते हैं समय समय अंतराल पर। इसलिए सेना की जो तैनाती है यहाँ पर अक्सर आपको देखने को मिलेगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भारत अपनी प्रतिबद्धता हमेशा बताता है कि हम अपनी सीमाओं को लेकर कितना चिंतित है। इसके लिए समय समय पर आप देखते होंगे भारत सरकार द्वारा कदम भी उठाए जाते हैं। तो इसी प्रकार की चीज़ों को संदर्भ में यहाँ पर देखना है। तो चलिए पीटी फैक्ट कुछ प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा। पाकिस्तान के साथ हम कौन सी नियंत्रण रेखा को साझा करते हैं? चीन के साथ किस नियंत्रण रेखा को साझा करते हैं? अरुणाचल प्रदेश में हम किस सीमा नियंत्रण का साझा करते हैं? साथ ही साथ मुझे यह भी बताइएगा भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा संधि है?
भारत और चीन के बीच कौन सा संधि है, नेपाल के साथ कौन सा संधि है। तो ये सारे चीज़ों पर मैंने पहले चर्चा कर रखा है, तो आप जाके की पॉइंट एक बार जरूर देख लीजिएगा। जो नए स्टूडेंट है वो कोशिश कीजिए, केवल 599 रुपये आपको पेड करना है और दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस के पैकेज को आपको परचेज कर लेना। सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ 2 साल का पीडीएफ आपको अवेलेबल कराया जाएगा और साथ ही साथ अभी हम लोग जितना न्यूज एनालिसिस करेंगे उसका पीडीएफ भी अपलोड होगा। धीरे धीरे सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। तो आप समय बचाते हुए अपने कार्य को करिएगा, स्मार्ट वर्क कीजिए। चलिए एक केस स्टडी देखिएगा, आपको यहाँ पर काम देगा। आपके कहीं भी इसको एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ करने के लिए ध्यान रखिएगा। यह क्यों मामला हो जाता है कि यह केस स्टडी के तौर पर इस प्रकार की घटना हमें शर्मसार करती है, इसे हम केस स्टडी के तौर पर पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं। ये सभ्य समाज के लिए एक कलंक है कि इस प्रकार की घटना भी घट रही है। ध्यान रखिएगा कि जब हम बात करते हैं सभ्य समाज की, तो सभ्य आचरण की हम बात करते हैं। और आचरण सभ्य आचरण नैतिकता को बढ़ावा देता है और नैतिकता देश के लोकतंत्र को मजबूत करता है। मैं लगातार इन सभी चीज़ों पर बात करता हूँ, एक सर्किल की बात करता हूँ। एक पॉइंट पर हम काम करते, दूसरा जो सेगमेंट हो ऑटोमेटिक आगे बढ़ता है, यह मजबूत होता, तीसरा हमारा मजबूत होगा। इसी तरह एक संपूर्ण राष्ट्र मजबूत होता है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी भी प्रकार का किया गया अनैतिक कार्य पूरे सभ्य समाज के लिए एक नज़ीर पेश होता है। एक नज़ीर पेश होने के साथ एक केस स्टडी लेकर आता है कि आप अपने आसपास के समाज को किस प्रकार निर्मित कर रहे हैं। कर्नाटक के एक प्रेमी जोड़े होटल में गया, वहां से उठा लिया गया उसे और महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। ये घटना तो स्वयं में निर्मम तो है ही, स्वयं में दंडनीय अपराध की श्रेणी में तो है ही। अब यहाँ पर देखिएगा यह इसके अतिरिक्त इसके द्वारा क्या किया गया। इस घटना में इनकी वीडियो रिलीज कर दी गई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपको यह ध्यान रखना है, वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया गया। यह घृतम से घृतम श्रेणी में लाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अंतर धार्मिक प्रेमी जोड़े थे, जहाँ पर पहले पीटा गया, उनको जबरन उठा कर ले गया गया। ये बहुत ही संदिग्ध मामला। ऐसा आचरण अगर आपके साथ हो तो आप किस प्रकार के कार्य गतिविधि को करेंगे। तो आपको भी लगेगा कि हम सभ्य समाज के जो छद्मवाद है उसको समाप्त कर हम उस लोगों की हत्या करें। पर देखिए सोसाइटी में ऐसे लोग आपको हमेशा मिलेंगे जहां पर आपको नियंत्रण की सीमा खींचनी होगी। आपको हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि आप इन सभी घटनाओं से क्या सीख सकते हैं, शासन प्रशासन क्या सीख सकता है, और शासन प्रशासन में जो लोग हैं उसको इस प्रकार की घटना जब उनके सामने आ जाए उनको कार्य गतिविधि क्या होगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां पर अंतर धार्मिक मामला भी है, आपको सामूहिक दुष्कर्म का भी मामला है, और इंटरनेट मीडिया पर जो प्रसार किया गया तो आईटी उल्लंघन जो मामला बनता है वो भी है। साथ ही साथ यह जो नई संहिता बनी है, कानून संहिता बनी है, उसमें दुष्कर्म को लेकर ध्यान रखिएगा, कड़े सजा के प्रावधान किए गए। बालिग के साथ अगर किया जाता है तो फांसी की सजा दी गई है, पर सामूहिक दुष्कर्म है उसे फिर सामूहिक दुष्कर्म किया जा रहा है और निरंतम से निरंतम श्रेणी में आता है, तो उस श्रेणी में कठोरतम सजा का प्रावधान किया गया। इन सभी के बीच तालमेल बैठाने की जो स्थिति को है उसी में केस स्टडी आपको काम देगा। और जब भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे कहीं पुट करते हैं तो केस स्टडी बेहतर एग्जाम्पल होता है। वो ऐसे की बात हो या सेकेंड जीएस पेपर के किसी भी पार्ट में अगर किसी भी समाज की बात की जा रही है, कानून व्यवस्था की बात करी, नैतिकता की बात की जाती है, या समाज के उन नकारात्मक स्वरूपों की बात की जाएगी जहां इस प्रकार की घटना होगी, तो आप वहां इसे एग्जाम्पल के तौर पर पुट कर सकते हैं। देखिए पीटी फैक्ट है, कल जो मैंने बात बताई थी वही बात यहाँ भी है। 31 जनवरी को आपको संसद का बजट सत्र आयोजन 31 जनवरी से होगा और 9 फरवरी तक चलेगा। तो ये पीटी फैक्ट आप कवर कीजिएगा। साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 से जो माननीय राष्ट्रपति है वो 31 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लेंगे और बजट सत्र का आरंभ करेंगे। ध्यान रखिएगा 1 फरवरी को अंतरिम बजट प्रस्तुत करी जाएगी, क्योंकि नई सरकार के बाद पूर्ण बजट पेश होगा, जो कल मैंने आप लोगों को बताया भी था। सरकार उस वर्ष अंतरिम बजट पेश करती है जिस वर्ष चुनाव वर्ष होते हैं। अर्थात चुनाव वर्ष कहने का मतलब लोकसभा चुनाव की बात हो रही है। लोकसभा का अंतिम
सत्र चल रहा होगा, अंतिम सत्र चल रहा हो, उसमें अगर जो बात हो रही है तो वहाँ पर अंतरिम होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र होगा। ध्यान रखिएगा, यह वर्तमान 17वीं लोकसभा है। 18वीं लोकसभा का चुनाव जल्द ही होगा। जहाँ गत वर्ष की हम बात करें, वर्ष 2019 के चुनाव में ध्यान रखिएगा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है। तो 16 जून से पहले सरकार गठन कर लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा चुनावों की घोषणा 10 मार्च को की गई थी, पिछला 19 का चुनाव जो हुआ था, और 11 अप्रैल से 19 अप्रैल मई तक 7 चरणों में मतदान हुआ। तो ये सब सारे पीटी फैक्ट है, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और लगातार आप लोग एग्जाम में देखते भी होंगे। चलिए एक और भी टॉपिक आपके लिए आ गया, स्वच्छता के 7वें शिखर पर पहुंचा इंदौर, सूरत भी देखने को मिल रहा है टॉप 1 में। तो ध्यान रखिएगा, स्वच्छता को लेकर आगे जो रैंकिंग की 1 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी में ध्यान रखिएगा, इंदौर सूरत दोनों पहले स्थान पर है। नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, भोपाल, विजयवाड़ा, तिरुपति इसी तरह। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपने अपने शहर का रैंकिंग आपको इस सूची में क्या हुआ है। गूगल पर सर्च कीजिएगा ताकि मैं भी जान सकूं आप लोग किन किन क्षेत्रों से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। अपने अपने शहर का बात कीजिएगा, जैसे आप वाराणसी में रहते हैं तो वाराणसी की आप स्थिति बताइएगा। यहाँ तो दिया हुआ वाराणसी का, पर आप जैसे कानपुर में रह रहे हैं या गुजरात के किसी क्षेत्र में रह रहे हैं। कुछ स्टूडेंट तो मेरे महाराष्ट्र के भी हैं, कुछ गुजरात के हैं, कुछ कर्नाटका के स्टूडेंट हैं, और कुछ जम्मू कश्मीर के भी स्टूडेंट हमारे पास है, जो असम के स्टूडेंट है। तो सारे पढ़ते हैं, सभी लोग एक्टिव मोड में अगर हैं तो क्या करना, आपको अपने शहर का रैंकिंग बताना। इससे आपके शहर की रैंकिंग भी याद होगी, एक बार स्वच्छता के रैंकिंग भी आप देख लीजिएगा, इससे आउटपुट होगा। बिहार वाले सारे अपने अपने स्टेट के रैंकिंग बताइएगा, आपके शहर की रैंकिंग क्या है। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा स्वच्छता का रैंकिंग पीडीएफ, तो आपको रैंकिंग का पीडीएफ मिल जाएगा। अपने शहर का रैंकिंग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। चलिए, तो इंदौर स्वच्छता के 7वें शिखर पे देखिए, आवासन शहरी और कार्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर फिर से शीर्ष स्थान के साथ सूरत के साथ साझा करता है। यह लगातार 7 वर्ष चोटी पर रहा है। ध्यान रखिएगा, पीटी फैक्ट में आपको प्रश्न पूछ सकता है, यह लगातार 7वें वर्ष ऐसा रहा है जहां इंदौर टॉप पर है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये 8वां सर्वेक्षण जारी किया गया। ध्यान रखिएगा, किनके द्वारा जारी किया गया, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो ये सब आपको प्रश्न पूछे जाएगा। यह रैंकिंग आपको याद रखनी, कम से कम 5 तो जरूर याद रखनी है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, 10 याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पर टॉप 5 आपको याद जरूर रखनी है, ठीक है ना। और अपने अपने शहर को जरूर याद रखना है, जिस आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं वहां पर। अब ध्यान रखिएगा, सबसे स्वच्छ राज्य की श्रेणी में महाराष्ट्र ने मध्य प्रदेश को पछाड़कर पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि तीसरा स्थान आपको छत्तीसगढ़ है। सबसे स्वच्छ राज्य की हम बात करें तो पहला महाराष्ट्र है, दूसरा आपको एमपी है, मध्य प्रदेश, तीसरा आपको छत्तीसगढ़ है। तो ये भी आपको याद रखना, और अपने अपने स्टेट का भी इसमें आपको कमेंट सेक्शन में बताइए आपका राज्य किस सूची में है। आपको पीडीएफ स्वच्छता पीडीएफ आप डाउनलोड करके अपने अपने स्थिति को जरूर बताइएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं न्यायिक निर्णय में। आपको यह जीएस पेपर 2 में काम देगा। यहाँ पर आप टैली कर रहा है। देखिए, लगातार समाज में ऐसी घटना देखने को मिलती है कि बेटियां अगर हो जाती है तो घर के जो ससुराल के पक्ष है उसमें कुछ नकारात्मक नेगेटिव पक्ष उभर का सामना आता है कि उसका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। मैं भी दो मेरी भतीजी है और एक बड़े भाई का एक भतीजिया था, 3 लड़कियां हमारे घर में, पर हमारे घर में ऐसा कुछ है नहीं। रीजन उसके पीछे है कि आपको समझने की जरूरत होगी कि आप समस्याओं का निदान किस रूप से करते हैं। पर वैसे आपको बहुत जगह आपको देखने को मिलता होगा जहां 2 से अधिक बच्चियां हो जाती है तो सबसे पहले उसके शादी को लेकर चिंता होता है कि आने वाले समय में इसकी शादियां कैसे की जाएगी। दहेज के संदर्भ में बात होगी, क्योंकि देखिए समाज में हम नेगेटिव जो पार्ट है उसको जरूर नकारते हैं। जैसे दहेज की हम बात करते हैं, पर दहेज के रूप में हम जो सामान दे रहे हैं या इस प्रकार की प्रवृत्ति दे रहे हैं, इस प्रकार का कोई भी हम गिफ्ट दे रहे हैं, उसके लिए लेन देन जो होती है वो समस्या लगातार बनी रहती है, और बड़े लोगों के साथ और भी समस्या बड़ी रहती है। ऐसा नहीं कि केवल गरीब लोगों के साथ होता है। तो इसी घटनाक्रम आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है। प्रथम दृष्टि आपको क्या हुआ है कि सास ससुर के और
बहुओं पर अपने वंश वृक्ष की सुरक्षित रखने की इच्छा पूर्ति न कर पाने के कारण परेशान होकर वो शिक्षित करने की आवश्यकता है और वो आत्महत्या कर ली है बच्ची, जो यह मामला था जिसमें। और यह तय कौन होता है? बेटे के गुणसूत्र से बच्चे का लिंग तय होता है, वो बॉयज होगा या गर्ल होगा, इसकी लिंग किसके द्वारा? पिता के गुणसूत्र से होता है, ना कि बेटी के लड़की के गुणसूत्र से। यह समझाने की बात, हमें समाज में ले जाने की बात है। जब हम दो बच्चे सुखी परिवार का नारा दे सकते हैं, तो ऐसे भी हम इस प्रकार की भी नारा समाज में चला सकते हैं, जहां बेटियों का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है, बच्चों का निर्धारण आपको पिता के गुणसूत्र से होता है, ना कि माता। माता एक माध्यम होती है बच्चे को लाने का, उसमें गुणसूत्र कौन सा जाएगा इसका पूर्णतः पिता के गुणसूत्र अर्थात क्रोमोजोम से होता है। यह न्यायालय के द्वारा बातें की गई है और आनुवंशिक विज्ञान को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया जा रहा है समाज के द्वारा। समाज में इन सब चीजों के लिए महिला गर्भ धारण करती है, उनके लिंग अनुवांशिक निर्धारण एक्स और वाई क्रोमोजोम का संयोजन शामिल होता है। महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोजोम होते हैं और पुरुषों में 1 एक्स 1 वाई क्रोमोजोम होता है। आप लोग को साइंस में पढ़ते होंगे। आपको अगर हम महिला की बात करें, मेल की बात करें, फीमेल की बात करें, फीमेल में 2 एक्स होता है और मेल में 1 एक्स 1 वाई। अगर ये एक्स होगा तो डबल एक्स होगा, आपको डबल एक्स से आपको डबल फिर वाई एक्स वाई होगा, इसी से निर्धारण होगा लड़का होगा या लड़की होगा। ठीक है ना? तो जब हम डबल एक्स होगा तो लड़की होता है, एक्स वाई होता है तो लड़का होता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है और ये समाज में आपको समान रूप से बताना होगा। जो हमारा जो समाज इस प्रकार की प्रवृत्ति से अभी भी है कि जो परिवार का वृक्ष है वो पुत्र के साथ बढ़ता है। तो एक तो सामाजिक दायित्व तो यह है ही, साथ ही साथ एक शिक्षित करने का अवसर भी देता है कि हमें ये समाज को बताना होगा। ऐसा माननीय न्यायालय दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया है।